Okay, before we start in depth studying this chapter, what I have done, I have tried to explain you things more easily. आपको और आसानी से चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए इस चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ने से पहले I have made an event chronology. इवेंट्स का क्रॉनिकल ऑर्डर में मैंने दे दिया है, कैसे कब और कैसे हुआ था ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट कौन कौन सा चीज हुआ था किस लाइन में वो मैंने आपको दे दिया. वाइल आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग ऑन बोर्ड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि बाद में जब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे तो इस सारा चीज को हम लोग कवर करना है. इसके अलावा और सब भी इसके सब पॉइंट्स हैं, बट मैंने क्या किया, एक शॉर्ट पॉइंट्स रखा है ताकि आपको चीजों को समझ में आ जाए कि चैप्टर में को पढ़ना क्या है. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसका टाइम पीरियड होता है 1789 से 1799, और 1799 से मैंने 815 डॉट 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 लेके चला है, बिकॉज 1799 815 मार्क्स द नेपोलियनिक एरा, नेपोलियन का टाइम पीरियड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में उतना नहीं दे रखा, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये 10th का बेस फॉर्म करता है, इसलिए भी आपको जानना बहुत जरूरी है. तो टाइम पीरियड क्या है, 1789 से 1799, बट 1815 को भी हम कंसिडर करते हैं. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जहां नेपोलियन को मार दिया गया था, एंड वहीं पे थिंग्स टोटली स्टॉप्ड. अब क्रॉनिकल ऑर्डर हम स्टार्ट करते हैं. तो क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या है, पहला चीज कि लुइस 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1744. सन 1744 में फ्रांस में लुइस 16 फ्रांस का राजा बन जाता है. He takes 2 billion livres loan to help America to gain independence. एक कहावत है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं. अगर आपका दो व्यक्ति हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, मान लो मेरा कंपटीशन एक बंदे से है दूसरे बंदे से, तो मैं क्या करूंगा, उसके पास जो उसको पावर कर रहा है, जो सबसे ताकतवर चीज है, उसको कमजोर करने की कोशिश करूंगा, तब वो कमजोर हो जाएगा, मैं ताकतवर हो जाऊंगा. वैसे ही उस जमाने में फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे बहुत सारे जो देश थे वो आपस में कॉम्पिटिटर्स थे. अमेरिका जो था उसकी 13 कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटेन के अंडर में थी, एंड उस समय अमेरिका फाइट कर रहा था अपने इंडिपेंडेंस के लिए. तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने उस अमेरिकन कंट्रीज को हेल्प किया टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, ताकि इंग्लैंड जो है, जो ब्रिटेन है, वो कमजोर पड़ जाए और फ्रांस ताकतवर हो जाए. इसलिए जो फ्रांस का रूलर था लुइस 16, उसने 2 बिलियन लीवर लोन लिया. लीवर इज द करेंसी ऑफ फ्रांस. उसने 2 बिलियन लीवर लोन लिया ताकि वो हथियार या खाद्य पदार्थ ये सब खरीद करके अमेरिका के लोगों को सहायता पहुंचाए, ताकि अमेरिकन जो है वो ब्रिटिश आजादी पाले और ब्रिटिशर्स कमजोर हो जाएं. जब उसने लोन ले लिया 2 बिलियन लीवर का, तो उसको रीपे करने के लिए जिस लेंडर से उसने पैसा लिया था, उन्होंने इन पे 10% टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट किया. तो उस टैक्स को पे करने के लिए, जो उसने लोन लिया उस लोन को पे करने के लिए उसने थर्ड स्टेट पे एक और नया टैक्स का इंट्रोडक्शन कर दिया. द थर्ड स्टेट डजंट अग्री एंड रिवॉल्ट एंड फॉर्म्स द नेशनल असेंबली. जो थर्ड स्टेट था वो लुइस 16 द्वारा नया टैक्स का जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरीके से नकार दिया, उसको अग्री नहीं किया, और एक नेशनल असेंबली का गठन किया जिसका काम था एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और पूरे फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को लेके आना, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिसी को लेके आना. फिर एक र्यूमर फैलता है, अफवाह फैलता है कि राजा जो है अपनी सेना को भेजता है लोगों को दबाने के लिए. देन देयर इज अ बेस्टाइल प्रिजन अटैक, जो आपका फर्स्ट पेजेस में दे रखा है, दैट हैपेंड इन द ईयर 1789. ठीक है, बेस्टाइल प्रिजन के बाद द किंग सरेंडर. लास्ट में जो लुइस 16 सरेंडर करता है, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर देता है, और नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के अंदर अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना देता है. एक बहुत डिफरेंस है एक राजा में और एक संवैधानिक राजा में. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्क एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. मोनार्क जो होता है वो जो चाहे सो कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है. बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, उसकी पावर, उसकी जो शक्ति है वो सीमित है. वो संविधान में जितना चीज लिखा गया उतना ही वो कर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता. जो लुइस 16 है, आफ्टर द बेस्टाइल प्रिजन, वो सरेंडर करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का काम संभाल लेता है. मीन्स ही विल रिमेन अ किंग बट विल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ड्राफ्टेड
बाय द नेशनल असेंबली इन वर्साइलेस। ओके, उसके बाद क्या होता है, फ्रांस आफ्टर वॉर विद प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया बिकम्स रिपब्लिक। लुई 16 इतना आसानी से तो हार मानने वाला था नहीं, वो क्या करता है, बगल के देश प्रूसिया जो जर्मनी के एक पार्ट है और ऑस्ट्रिया जो आज भी है, उनके राजाओं से हेल्प लेता है नेशनल असेंबली को खदेड़ने के लिए, दोबारा अपना वर्चस्व, अपना पावर को दोबारा रीगेन करने के लिए। बट नेशनल असेंबली उसको भाग जाती है, वॉर होता है, प्रूसिया ऑस्ट्रिया हार जाती है और नेशनल असेंबली को भी साइड इफेक्ट होता है। नेशनल असेंबली को भी जो फ्रांस के लोग थे वो नकार देते हैं और नेशनल असेंबली की जगह एक नया पार्टी आता है, दैट इज कॉल्ड द जैकोबिन्स। और जैकोबिन्स के आने के बाद फ्रांस जो है एक रिपब्लिक बन जाता है, सबको वोटिंग का अधिकार हो जाता है। नेशनल असेंबली ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया था, बट वोटिंग का अधिकार सबको नहीं दिया था। जैकोबिन्स ने सारे मैन को वोटिंग का अधिकार दे दिया, विमेन वाज स्टिल डिनाइड। वो हम इन डेप्थ चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। नेशनल असेंबली इज रिप्लेस्ड बाय जैकोबिन्स एंड द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट। रेन ऑफ टेरर बहुत कॉमेडी वाला पार्ट है, वो हम पढ़ाएंगे। जैकोबिन का एक रूलर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। वो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था, उसका जो शासन काल था उसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं। बहुत क्रूरतापूर्वक शासन कर रहा था वो हम इन डेप्थ बाद में पढ़ेंगे। आफ्टर द जैकोबिन्स, जब जैकोबिन्स पावर में आया, उन्होंने क्या किया, लुइस 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनिटी, उन दोनों को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया, पब्लिकली उनको मार दिया। और उसके बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म किया, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड कन्वेंशन। ठीक है, बट ये भी ज्यादा टाइम नहीं चला। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम पीरियड था वो भी पूरा क्रूरतापूर्वक था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया गया, उसी को ही मार दिया गया, वो हम बुक में पढ़ेंगे इन डेप्थ। उसके बाद डायरेक्टरी रूल्स आया। डायरेक्टरी रूल्स मतलब जब जैकोबिन्स भी फेल कर गए तो फ्रांस में दो हाउस का गठन हुआ, 2 हाउसेस कंसिस्टिंग ऑफ सिटीजन्स, उनके ऊपर 5 डायरेक्टर्स। ये 2 हाउसेस और डायरेक्टर्स आपस में तालमेल बना करके रोल बनाते थे। बट ये इन लोग में आपस में लड़ाई, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई होता था। जो डायरेक्टर्स थे वो कभी कभार हाउस द्वारा बनाए गए कानून को नहीं एक्सेप्ट करते थे और जो हाउसेस थे कभी डायरेक्टर को ही हटा देते थे। तो दस पॉलिटिकल केओस। उसके बाद एक नए हीरो की एंट्री होती है, हिज नेम इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, विश्व का पहला मिलिट्री कूप करता है। मिलिट्री कूप का मतलब होता है जब किसी देश की सेना अपनी देश पे आक्रमण करके उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हटाकर खुद शासन को अपने हाथ में ले ले, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री कूप, जो कि परवेज मुशर्रफ ने भी किया था पाकिस्तान में। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है द फर्स्ट मिलिट्री लीडर जिसने मिलिट्री कूप किया था फ्रांस में। बट अनलाइक अदर्स, नेपोलियन का जो मिलिट्री कूप है उसको लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि जो उस समय डायरेक्टरी रूल्स था, वहाँ पॉलिटिकल केओस था। फ्रांस में किसी को मालूम नहीं चला था कि लॉ कौन बना रहा है, संविधान कौन चला रहा है, बिकॉज आपस में लड़ने में लगे थे। ऐसे मौके पे जो नेपोलियन था उसने मिलिट्री कूप किया, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया एंड ही वाज टर्म्ड एज अ हीरो। उसके बाद नेपोलियन का एरा स्टार्ट होता है टिल द ईयर 1815। सन 1815 में नेपोलियन का बैटल लड़ाई होता है इन द फेमसली कॉल्ड द बैटल ऑफ वाटरलू। एक तरफ फ्रेंच आर्मी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ 4 देश की सेना थी, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूसिया एंड ब्रिटेन। इन सब मिलकर के 4 देश मिलकर के लास्ट नेपोलियन को हरा देते हैं। तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फ्यूडल सिस्टम को समझना, फ्रांस के सोसाइटी को समझना, फिर क्या कारण हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उन सब कारण को समझना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लोग क्या सोचते थे, उनकी पे क्या परेशानियां थी, क्या क्या हादसे हुए, उन सब चीज के बारे में पढ़ना। और लास्ट में हम लोग को ये भी मालूम चलेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेगेसी क्या है, क्यों सबके लिए इंस्पिरेशन बना। अभी तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, जो क्रॉनिकल ऑर्डर है, मैं हट जा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक दिस स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड आफ्टर नोटिंग इट डाउन जस्ट हैव अ वन रीडिंग ऑफ द होल चैप्टर। चैप्टर बड़ा है ठीक है, बट एक पूरा एक रीडिंग कर लीजिए और उसे इस चीज को मैच करने की कोशिश कीजिए, फिर इन डेप्थ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे, सोशल साइंस में मगिंग नहीं चलता ना। यू आर इन क्लास 9, आप सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हो, रटना बंद कीजिए। मगिंग मीन्स रटना। तो स्टॉप मगिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कहानी की तरह चीजों को समझोगे तो लंबे समय तक याद रखोगे। अगर रटने की कोशिश करोगे तो 9 तो रटोगे, 10th में भी तुमको रटना पड़ेगा,
फिर आगे भविष्य में अगर IAS IPS या किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दोगे उसमें भी रटना पड़ेगा। बेटर है चीजों को समझोगे, कहानी के तौर पे बहुत जल्दी तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा। ठीक है, ओके।